आज की कहानी थोड़ी तवील है, लेकिन इसका एक एक हिस्सा शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको ये लगे कि मेरी कहानी आपको ज़िंदगी में हमारे जो दुनियावी मुक़द्दस तरीन रिश्ते होते हैं उस पर एतमाद मुतज़लज़ल करने की कोई मुबहम कोशिश है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी की आप बीती है। और वो शख्स जिसका नाम है आसिम, उसने कुछ दिनों पहले मुझसे कनाडा के एक शहर से रब्ता किया। अब वो अपने 40s में हैं, शादीशुदा हैं, कारोबार कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन जो कहानी उन्होंने मुझे सुनाई वो उनके बचपन की कहानी है। बकौल उन्होंने अपने शरीक हयात से भी इस कहानी का जिक्र आज तक नहीं किया, क्योंकि वो डरते थे दो चीज़ों से। क्या आज भी उसका रिएक्शन आ सकता, और दूसरी चीज़ ये, क्या मैं इस शर्मिंदा कर देने वाले लम्हात को किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ। आपको मैंने ये स्टोरी सुना दी। अब मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में जो 40-35 साल से मैं बोझ उठाकर घूम रहा था, अब शायद मैं सही तरह जी पाऊँगा। आसिम जब 8-9 साल के थे तो ये कराची के इलाके हसन स्क्वायर में अपार्टमेंट में रहा करते थे। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी। आसिम की बड़ी बहन और आसिम के माँ बाप। आसिम के वालिद की उस ज़माने में कस्टम्स में नई जॉब हुई थी, और कुछ अरसे बाद ही उस अपार्टमेंट से, एक मिडिल क्लास ज़िंदगी जिस अपार्टमेंट में गुजार रहे थे, उस अपार्टमेंट से निकल के करीबी गुलशन इकबाल का एक पॉश ब्लॉक है, वहाँ पर उन्होंने पंजाब की ज़बान में समझा जाए तो 2 कनाल, और कराची वाले तो 1000 गज़ समझते ही हैं, 1000 गज़ के एक आलीशान घर में शिफ्ट हो गए। 1000 गज़ का ये घर किस तरह लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, ये तो आसिम को याद नहीं है। लेकिन ये घर की सिलेक्शन कि किस जगह लिया जाए, कितने का लिया जाए, पूरे परचेज़ करवाने के प्रोसेस में आसिम के एक रिश्तेदार का हाथ था। और वो रिश्तेदार आसिम की वालदा के मामू थे, जिनकी एज का डिफरेंस आसिम की वालदा से मुश्किल से 14-15 साल था। आसिम कहता है, उस नए घर में शिफ्ट हो गए। बहुत बड़ा घर था। हम बहन भाइयों को अलग कमरा मिलने के बाद, वालिदैन का अलग कमरा होने के बावजूद, वो घर ऐसा था कि शायद अभी भी 15-20 लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। 1000 गज़ का घर, 2 कनाल का घर बहुत बड़ा घर होता है। और गुलशन इकबाल का पौश इलाका, खूबसूरत घर भी था। ये बात है लेट 80s की गालबन, और या अर्ली 90s की। आसिम ने बोला कि मैंने अपने घर में बहुत रैपिड चेंजेस आते हुए देखे। मेरे वालिदैन में से मेरे वालिद को सबसे पहले उस दिन नोटिस किया कि जब वो घर आए, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। उनके कंधे पर उनका कोट जैकेट हाथ में उन्होंने पकड़ी हुई थी, और वो लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में चले गए। वो एक कस्टम ऑफिसर थे, लेकिन किस तरह के कस्टम ऑफिसर थे वो मुझे बड़ा होकर समझ में आया। जब मैं खुद इस एज में आया कि मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, तो जब मैं समझ सका कि उस दौर में हो क्या रहा था। और कुछ अरसे बाद आसिम के वालिद ने घर में भी शराब नोशी शुरू कर दी, और इसमें उनकी पार्टनर उनकी अहलिया होती थी। आसिम की वालदा एक खूबसूरत एजुकेटेड हाउसवाइफ थी, और आसिम के वालिदैन जब शराब नोशी कर रहे होते थे तो उस वक्त बहुत सख्ती से ताकीद की जाती थी दोनों बहन भाइयों को कि उस कमरे से नहीं निकलना जो तुम्हारे लिए हमने मुख्तस कर दिया। यानी कि इन दोनों बहन भाइयों के लिए जो कमरा बनाया गया था उसमें टॉयज़ थे, खाने पीने की चीज़ें होती थी, चॉकलेट्स होती थी। आसिम कहता था, हम इतने खुश होते थे कि हमें लगता ही नहीं था कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत है। और अब समझ में आता है कि जिन चीज़ों को हम ज़िंदगी के, अच्छी ज़िंदगी के लवाजमात समझते थे, वो देकर असल में हमारे घर के साथ किया क्या जा रहा था, या हमारे घर में हो क्या रहा था। आसिम और आसिम की बहन जब भी उस कमरे से बाहर निकलते, जब उनको इजाज़त मिलती, तो अजीब सी एक बदबू घर में महसूस होती। और जाहिर बात है वो इसी चीज़ की थी जो काम किया जा रहा होता था, मतलब शराब नोशी और सिगरेट नोशी। और वो हैरान था कि उसकी वालदा भी उस चीज़ में पार्टनर होती थी। और कुछ दिनों बाद वो शख्स जिसने घर परचेज़ करवाया था, सारे उस प्रोसेस में था, वो भी इनके घर पर आकर शराब नोशी करने लग गए आसिम के वालिद के साथ। और ये शख्स कोई गैर नहीं था, आसिम की वालदा के मामू थे, जो ख़ुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे। आसिम कह रहा है, यहाँ तक मुझे चीज़ें तकलीफ़ देती भी थी, नहीं भी देती, क्योंकि छोटा था, मुझे समझ में नहीं आता था कि सब कुछ हो क्या रहा है। तकलीफ़ मेरी जब शुरू हुई कि जब मैंने देखा कि मेरे वालिदैन ने मुझे बिला वजह तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, मैंने कोई छोटी मोटी गलती कर दी है, तो जो चीज़ हाथ में होती है उससे पिटाई की जा रही थी। इस कहानी का ये हिस्सा शायद आपको और हैरान कर दे। आसिम बहुत परेशान रहने लगा था कि उस पर इस कदर तशद्दुद किया जाता है कि एक दफ़ा उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, लेकिन इस चीज़ का ख्याल नहीं किया गया। और ये करने वाले उसके सगे वालिदैन थे। कोई एक भी सौतेला होता तो शायद समझ में आता कि एक मेरे सगे को भड़काता, लेकिन दोनों सगे माँ बाप थे। कुछ दिनों बाद आसिम की वालदा
आसिम को अपने साथ अपने मामू के घर ले जाने लगी, यानी कि आसिम की वालदा के मामू। आसिम की वालदा के मामू वही हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, और उन्होंने ये घर परचेज़ करवाया था, ये सिलेक्शन करवाई थी कि यहाँ पर आपने घर लेना है, और इससे 2 गलियाँ छोड़ के, 2 लेन्स छोड़ कर ही आसिम की वालदा के मामू का घर था, जिनका एज का डिफरेंस आसिम की वालदा से शायद 12-15 साल का था। आसिम यूँ खुश हो जाता था कि आसिम के वालदा के मामू के जो बच्चे थे वो आसिम के तकरीबन हम उम्र थे और उसको खेलने कूदने का मौका मिल जाता था। उनकी वालदा ने उसको लालच ये दिया कि तुम वहाँ जाओगी तो चॉकलेट भी मिलेगी और वहाँ उनके बच्चों से तुम खेलना, तुम्हारा टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा। तुम्हारी बहन को मैं नहीं ले आ सकती भाई, तुम दोनों आपस में फिर वहाँ लड़ोगे। आसिम खुश हो गया। अब आसिम कहता है ये वो दौर था कि कराची में गलियों में अकेले ख़वातीन का निकलना, भले पॉश एरियाज़ है, घर में एक गाड़ी थे, वाले साहब ले जाते थे, तो हम पैदल ही जाना होता था, तो मेरी वालदा शायद इस वजह से मुझे साथ ले जाती थी। जब पहले दिन मैं गया हूँ, हम जैसे ही उस घर में पहुँचे हैं तो मेरी वालदा ने कहा कि हम लोग बाहर हैं, तुम इस कमरे में चले जाओ। और वो कमरा आसिम की वालदा के मामू के बच्चों का था, जहाँ पर टॉयज़ ही टॉयज़ थे, चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स रखी हुई थी। और आसिम की वालदा ने कहा कि जब तक मैं ना कहूँ कमरे से बाहर नहीं निकलना। 3-4 घंटे वो उस कमरे में मुक़य्यद रहा, और उसके बाद जब वो बाहर निकला तो पूरे घर में से वैसी महक आ रही थी जो उसको अपने घर से उस वक्त महक आती थी जब उसके वालिद शराब नोशी करके। खैर उस दिन आसिम कहता है मुझ घर से वापस आए, मेरे दिमाग में कुछ शुकूक व शुबहात आए जो आज के दौर में मेरे लिए समझना बहुत आसान है, उस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद से आसिम पर मज़ीद तशद्दुद शुरू कर दिया गया। आसिम ने कहा कि मैंने एक छोटी सी शरारत की थी जिसकी वजह से खिड़की का कांच टूट गया था। इसकी सज़ा मुझे ये दी गई कि मेरी वालदा जो कि किचन में गालिबन चाय बना रही थी, उबलता हुआ पानी मेरे ऊपर उन्होंने उछाल दिया जो मेरे पैर पर आके गिरा, और मैं कई दिनों तक बिस्तर से उतरने के काबिल तक नहीं रहा। मैं हैरान था कि मुझ पर इतना तशद्दुद क्यों हो रहा है। इसके साथ साथ आसिम की वालदा के अपने मामू के घर के विजिट्स मज़ीद बढ़ गए। एक दफ़ा नोटिस ये किया कि मुझे इस कमरे में बंद किया गया था। जब कई घंटे हो गए मुझे बाहर आने की इजाज़त नहीं मिली, तो मैं खुद उस कमरे से बाहर आया। मैंने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन मुझे मेरी वालदा और मेरी वालदा के मामू नज़र नहीं आए। सिर्फ एक कमरा लॉक था, और वो कमरा मेरी वालदा के मामू का बेडरूम था। उस दिन मैं उस कमरे के बाहर बैठा रहा कि मेरी वालदा गालिबन नहीं है, और वो कमरा खुला, और जैसे ही कमरा खुला तो मेरे उस कमरे से जो बदबू आई वो कह रहे आज भी मेरे जहन में है। वही शराब और सिगरेट की वो बदबू थी। और मेरी वालदा ने बाहर निकल के जब ये देखा कि मैंने उनको कमरे से बाहर निकलते हुए देखा है, जो बात अब मुझे समझ में आती है और अपनी वालदा से मुझे घिन आती है, तो उन्होंने घर में आकर मुझे छोटी छोटी बातों में मारना शुरू किया। और उस रात जब मेरे वालिद घर पर आए, उस वक्त तक मुझ पर इतना प्रेशर बना दिया गया, तो यह गालिबन इस वजह से था कि मैं कोई भी बात अपने वालिद से ना कर सकूं। और ये धमकी मुझे उस घर में भी दी गई थी जो मेरी वालदा के मामू का घर था, कि कोई बात अगर तुमने अपने वालिद को बोली तो अच्छा नहीं होगा। मैं वैसी तशद्दुद का शिकार होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में रहता था, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी सिचुएशन ये हो गई थी कि मेरे मसल्स इतने इम्यून हो गए थे कि जब मुझे मार पड़ती थी कभी कभी मेरे ना आंसू बहते थे, ना मेरे फेस पे कोई एक्सप्रेशन तकलीफ़ का होता था। खैर उस रात जब मेरे वालिद घर पर आए, मेरी वालदा सुबह से ही छोटी छोटी बातों में मुझ पर चीख चिल्ला रही थी, और मैं अजीब सहमा हुआ बैठा हुआ था। आसिम लिविंग रूम में बैठा था। उसने बोला जब मैं सांस भी ले रहा था मुझे लगता था कि शायद मैंने ज़्यादा सांस ले लिए, ये भी गलती है और अब मुझे मार पड़ेगी, कहीं से कोई हाथ या डंडा या कैंची या कोई गर्म पानी आएगा और मुझ पर फेंक दिया जाएगा। तो मेरे वालिद आए जो उस दिन नशे में एक बार फिर थे। उसी नशे की हालत में मेरी वालदा ने मेरी वालिद को कुछ बोला, उन्होंने आके मुझे मारना शुरू कर दिया। और वालिद इस कदर नशे में थे, उन्होंने मुझसे बोला कि ज़मीन पर नाक रगड़ो और माफ़ी मांगो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नाक रगड़ूं, कैसे रगड़ते हैं, ये तशद्दुद क्या ज़रिया, और मैं माफ़ी किस चीज़ की मांगूं। मैंने किया, और उसके बाद सुबह मेरे जब बाप का नशा उतरा तो मैं अपने बाप के पास गया, तो वो मुझे अपने पास बुला के चॉकलेट देता। उसको कुछ याद नहीं था। वालिद जो था उसकी इंटेंशन नहीं होती थी मारने की, लेकिन नशे की हालत में आसिम की माँ अपने शौहर को प्रोवोक करती थी और उस पर तशद्दुद करता था। अब आसिम ऐसे बाप से क्या जिक्र करता, ऐसी वालदा का क्या जिक्र करता। छोटा था, तशद्दुद का शिकार होता रहता था। आसिम कहता है कि मैं आज ये बातें सोचता हूँ, मुझे अपने वजूद से, अपने माँ बाप की ज़ात से घिन आती है। ये कहते हुए उसने बहुत मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं फिर आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। आज भी वो एहतराम मलूज़ ख़ातर रखता है। एक और चीज़ जो उसने बताई, उसने बोला मेरी बहन इन सारे मामलात को देखते हुए, मुझसे 3 साल बड़ी मेरी बहन थी, और इन सारे मामलात को देखते हुए कभी कभी वो मेरा हक़ छीन लेती थी और मुझे मेरी वालदा के अंदाज़ में ब्लैकमेल करती थी। वो मतलब किसी ऐसे मामले में नहीं थी, लेकिन उसको पता लग गया था कि एक ऐसे मंदिर की घंटी है, इसको आते जाते बजाना है, कि मैं तुम्हें फिर शिकायत कर दूंगी, भी तुम्हारी पिटाई होगी। तो मेरे से कि कोई चॉकलेट है, कोई खिलौना आया, तो मैं उसके आगे
कुछ भी ना कह पाऊँ, उसने भी इस चीज़ को टूल बना लिया था कि मैं अब्बा को बता दूंगी या मैं अम्मा को बता दूंगी, फिर तुम्हारी पिटाई होगी। कह रहा ये वो दौर था। अभी तक बावजूद उसके कि गुलशन इकबाल के 1000 गज़ के घर में वो शिफ्ट हो गए थे, इनके वाले साहब कस्टम्स में थे, तो मैंने पूछा अब तो आप एलीट क्लास में आ गए? कह रहे नहीं, अभी एलीट क्लास में आऊँगा, हम लोगों ने अभी एलीट क्लास में आना है, उसकी ट्रांजिशन तो अभी आएगी। उस ट्रांजिशन से पहले हुआ क्या? कह रहा मेरे वालिदैन में आपस में कुछ चपकलिश बढ़ गई थी। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था कि मेरे वालिद भी परेशान है, वालदा भी परेशान है। इस बीच में मेरी वालदा के मामू जो हमारे घर आया करते थे वो उसी रूटीन में आते हैं, लेकिन मेरी वालदा फिर उस बैठक में नहीं होती। मेरे वालिद और मेरी वालदा के मामू साथ बैठ के शराब नोशी किया करते थे। एक दिन तो इतनी धुत होकर मेरे वालदा के मामू आए कि उनको दरवाजे पर ब्रेक लगाने के बजाय उन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया और हमारा पूरा जो मेन गेट था वो उसको नुकसान पहुंचा, फिर बाद में मरम्मत वगैरह कराई। तो इस माहौल में हम बहन भाई बड़े हो रहे थे। और फिर जैसा कि मेरे माँ बाप के बीच में कुछ चपकलिश चल रही थी, उन दिनों में मेरी माँ ने हम दोनों बहन भाइयों को बिठाया और बोला कि मैं कुछ दिनों के ट्रिप पे जा रही हूँ, तुम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। बताया ये गया कि मेरी वालदा और मेरी वालदा के मामू, और ये बात मेरे वालिद को पता थी, वो बात ही नहीं करते थे आपस में, मेरे वालदा के मामू मेरी वालदा को लेकर थाईलैंड गए थे। उस दौर में ये गालिबन मिड-90s की बात है। और वहाँ पर बैंकॉक शहर में 15-16 दिन गुजारने के बाद वापस आए तो हमारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और खिलौने वगैरह लाए, और हमें लगा कि हमारे लिए मोहब्बत का इससे बेहतरीन इजहार उनकी तरफ से नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज मैं ये चीज़ सोचता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने हलक में उंगली डाल के वो चॉकलेट निकाल सकूं, वो लम्हात किसी तरह अपनी ज़िंदगी से मिटा सकूं जो मैं अपनी वालदा और वालदा के मामू के दिए हुए खिलौनों से खेल कर ज़ाया किए थे। आज मुझे अपने ऊपर सबसे बड़ी गाली जो इस दुनिया में दी जा सकती है वो अपने ऊपर महसूस होती है जब मैं उन लम्हात को एंजॉय करता हुआ तसव्वुर करता हूँ कि मैंने बचपन के उन लम्हात को उन चीज़ों से एंजॉय किया था। मेरे दिमाग में सवाल आते हैं कि माँ बाप का मुक़द्दस तरीन रिश्ता क्या अपने बच्चों के साथ ये कर सकता है, और क्या मामू इस तरह होते हैं, और क्या वो सगे मामू थे? जब मैं अच्छा खासा मतलब टीनेज में आ गया था तो मेरे दिमाग में जब मुझे चीज़ समझ में आने लगी तो मैंने पूछा कि आपके सगे मामू थे? जवाब यही मिला कि हाँ ये मेरे सगे हैं। तो आज भी मैं समझने से कासिर हूँ कि क्या मामू ऐसा कर सकता है। अब कहानी का ट्रांजिशन, जब आसिम के मुताबिक वो मिडिल क्लास से एलीट क्लास में दाखिल होने जा रहे थे, इनके वालिद के कस्टम्स की जॉब की वजह से घर में पैसा आना शुरू हो चुका था, और फिर ये गुलशन इकबाल से DHA फेज़ 5 में एक घर ख़रीद कर वहाँ पर शिफ्ट हो गए। वहाँ पर जाने के बाद इनकी वालदा ने 2 ग्रुप्स ज्वाइन किए। एक ग्रुप था कमेटियों का ग्रुप जो BCयाँ डलती हैं ना, और उसके बाद एक और ग्रुप ज्वाइन किया, वो था एक रिलीजियस स्कॉलर का ग्रुप, एक खातून रिलीजियस स्कॉलर का ग्रुप, और उस ग्रुप में भी वहीं की एलीट क्लास की ख़वातीन मौजूद होती थी। कह रहा मैं हैरान होता था कि मेरी वालदा जो कमेटियों का ग्रुप है उसका जो पैसा आता था वो बड़ी तादाद में आता था, और इसकी वजह से इन लोगों की बैठकें लगना शुरू हुई। तो हमारे घर में भी किटी पार्टीज शुरू हो गई, और फिर मेरी वालदा भी अरेंज करती थी, और जो बाकी लोग थ्रो करते थे किटी पार्टीज़, बाकी जो ख़वातीन करती थी वहाँ भी जाती थी। वहाँ मैं अपनी वालदा का जो ड्रेसिंग देखता था वो जी डीप नेक्स और बहुत ही फैशनेबल कपड़े और हाई हील्स और इस तरह के वाली ड्रेसिंग होती थी, उसमें शिरकत करती थी। फिर उनके इंटरनेशनल ट्रिप हो रहे हैं, सारी ख़वातीन जो किटी पार्टी वाला ग्रुप था वो मिल के दुबई जा रही हैं, कभी बैंकॉक जा रही हैं, कभी ब्रैडफोर्ड जा रही हैं, तो कभी स्पेन जा रही हैं, कभी इजिप्ट के ट्रिप्स हो रहे हैं, और ये तमाम ख़वातीन का ग्रुप जाया करता था। आसिम की जो वालदा थी वो इंतहाई क्या कहेंगे चर्ब ज़मान, ख़ुद को लोगों को शीशे में उतार लेने की सलाहियत उनके अंदर बहुत अच्छी थी। साथ साथ जो उन्होंने एक रिलीजियस स्कॉलर का ग्रुप ज्वाइन किया था, उन ख़वातीन के जो इवेंट्स होते थे, ज़ाहिर बात है रिलीजियस इवेंट्स होते थे, तो मैं यही देखता था। आसिम कह रहा है मैं यही देख के हैरान होता था कि यही वालदा मेरी और इन्हीं की वही चंद दोस्तें उन इवेंट्स में जाती थी। या हमारे घर में जो रिलीजियस इवेंट्स करवाए जाते थे उसमें इन लोगों का हुलिया बिल्कुल डिफरेंट, एकदम दूसरी सूरत। तो आज मैं इस चीज़ को मुनाफ़क़त का टाइटल देता हूँ, उस वक्त मैं समझ नहीं पाता था, गो कि हम टीन एज में आ चुके थे, लेकिन मुझे ये चीज़ खटकती ज़रूर थी, लेकिन मैं इसको टाइटल नहीं कर पाता था। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मुक़द्दस तरीन रिश्ता मेरी माँ और मेरे वालिद की तरफ से ये सारे हरकत व सकनात हो रही थी। आसिम के वालिदैन को बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती थी कि लोग स्कूल गए नहीं गए हैं, खाना खाया है नहीं खाया है, बच्चा बीमार है या कोई और मामलात हैं। टीनेज में आने के बाद कम से कम इतना सुकून हुआ था कि उस तरीके से मार नहीं पड़ती थी, और शायद वालदा के पास अब छुपाने के लिए
कुछ था भी नहीं, क्योंकि अब उस घर में जाना जो वालदा के उनकी मामू का घर था, उस घर में जाने का भी जो सिलसिला था वो एक तरीके से ख़त्म हो चुका था। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। जहाँ आसिम के वालिद को कहीं कारून का ख़जाना मिल गया था, वहीं आसिम की वालदा ने भी खुलजा सिम कह दिया था और अब उनकी तरफ से भी बड़ी तादाद में पैसा आना शुरू हो गया था। और वो स्पेंड इतना करती थी कि कभी कभी आसिम कहता मैं अपनी वालदा की दोस्तों से सुनता था कि तुम्हारी जो वालदा हैं वो तो इतना स्पेंड करती हैं, उनके तो डॉलर्स जो हैं उनके पर्स से बाहर गिर रहे होते हैं और उनकी तो आदत ही नहीं किसी को देने के बाद पैसे वापस लेने की। वो तो मांगती भी नहीं है, वो तकाजा भी नहीं करती। मतलब वो जो पैसा खर्च करती हैं उन्होंने कभी उस पैसे को गिना ही नहीं या गिन के कभी पैसे वापस पर्स में रखे ही नहीं। ये एक मिसाल बन चुकी थी। ये मिसाल बन कैसे रही थी? इसका पूरा एक नेक्सस बन चुका था जिसके ज़रिए ये खुलजा सिम किया और ख़जाना इनके हाथ लगा। ख़जाना क्या था, किस अंदाज में हाथ लगा? ख़जाना कुछ यूँ था कि जो किटी पार्टीज़ का ग्रुप था वो एक रिलीजियस जो ग्रुप में शामिल हुए थे उस ग्रुप में भी इंटरेक्ट करते थे और बहुत डिफरेंट तरीके से करते थे। जो आसिम की वालदा थी वो जब एक रिलीजियस ग्रुप में जाती थी तो लोगों को अपने शीशे में उतारती थी। फिर उन्होंने पर्सनल प्लेटफॉर्म एक बना लिया और जो रिलीजियस जो इंक्लिनेशन थी, जो मज़हबी तसव्वुरात और मज़हबी ख़यालात वाले लोग होते थे, उनको चीज़ें दिखाकर लोगों के नाम पे फ़ंड्स लेना। कहीं ज़मीन ले ली कि हम यहाँ पर मस्जिद तामीर करेंगे, कहीं कोई ऐसी जगह ले ली कि हम यहाँ यतीम खाना तामीर करेंगे, हमें उसके लिए पैसा चाहिए। आसिम कहता है कि मैंने अपनी वालदा के मुंह से अल्फाज सुने हैं कि भाई ये वो फैमिलीज़ हैं जिनके साल की ज़कात भी 50-50, 60-60 लाख या करोड़ रुपए बनती है। ये वो फैमिलीज़ हैं। तो उसमें कुछ पैसा एक अकाउंट बनाया गया था, उसमें आता था और फिर वहाँ से कभी कभी पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ज़ाती मकासद के लिए शेयर किया जाता था। कराची की पॉश तरीन सोसाइटीज़ में प्लॉट्स लिए गए, घर लिए गए, लग्जरी गाड़ियाँ ली गई, हर तरह के शौक़ पूरे किए गए। आसिम की वालदा का एतमाद लोगों पर यूँ बढ़ता जा रहा था कि वो सीना बसीना बात चलती है ना कि जी एक ग्रुप था, उन लोगों ने मदद की, करोड़ों में लाखों में मदद की। फिर उनसे कोई इंटरेक्ट कर रहा है, कोई ओवरसीज़ है, कोई फ़लाना है, तो उन्होंने इनसे बात की। अब ज़बान की तो बड़ी ये मीठी थी और पर्सनालिटी भी उनकी ऐसी थी, वो बना के रखती थी कि एलीट क्लास इनके शीशे में उतर जाती थी। ख़ास तौर पे वो लोग जो लोग बड़े रहमदिल किस्म के होते थे, तो उनको भी घेर लेना, फिर उनसे भी पैसा लेना, फिर वही साइकिल चलाना कि अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद कुछ चीज़ें अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फिर उसको यूज़ करना, उससे प्रॉपर्टीज़ लेना, और उसका कोई पूछगछ करने वाला नहीं था उस दौर में। आसिम की वालदा ने इंटीरियर सिंध में भी कुछ जो अमीर कबीर वडेरे किस्म के लोग होते थे उनसे भी कुछ कि जी हमें आप ये ज़मीन दे दें, हम यहाँ पर अपने रिलीजियस कामों के लिए, किसी को बोला जी यहाँ पे हम दर्स व तदरीस का काम करेंगे, किसी को कहा कि यहाँ मसाजिद बनाएंगे। आसिम कहता है कुछ ज़मीनें लिए हुए अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रे स्ट्रक्चर की जो इमारतें थीं, वो लोग आके कभी कभी पूछते भी नहीं थे कि भाई हमारी ज़मीन का क्या हुआ, हम यहाँ पे अपनी चीज़ें बनानी थी, और सालों तक वहाँ पे चीज़ें इनकम्प्लीट रहती और कभी कभी उन इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर्स को दिखा के मज़ीद आगे फ़ंड लिए जाते। जो फ़ंड कहाँ जाते, कम अज़ कम वो स्ट्रक्चर्स तो पूरे आज तक मैंने कह रहा नहीं देखे, और मैंने ये नहीं देखा कि वो जो चीज़ कमिट करती थी रिलीजियसली वो कभी पूरी हुई हो या वहाँ पर कोई काम शुरू हुआ। अपने नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए और एलीट क्लास से पैसा बटोरने के लिए उन्होंने एक काम और शुरू किया जो उनको राह गुता जाने किसने दिखाई। लेट 2000 में उन्होंने का जो उम्रा पैकेज मिलता था उसमें वीवीआई पैकेज लेती थी, और वहाँ जाने के बाद भी उस वीवीआई पैकेज में फिर वो मिनिस्टर्स की बेगमात हैं, चंद दीगर रऊसा हैं शहर के, उनकी बेगमात हैं, ममालिक के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी बेगमात हैं, वो उस ग्रुप में जाती हूँ। फिर वहाँ से भी मज़ीद वो एक हुक होता था असल में वो उम्रा पैकेज लेना, उस हुक में मज़ीद मछलियाँ फंसा के फिर इस पूरे नेटवर्क को चलाना। कह रहा मैं अपनी माँ से स्पेशली और बाप के किरदार से पार्शली इतना बदजन हो गया था कि अब वो अपने 40s में, आसिम कहता मैं कनाडा में हूँ, लेकिन मैंने 17-18 साल पहले फ़ैसला किया कि मैं अपनी फ़ैमिली को हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। और मैंने जब मुल्क छोड़ना चाहा, मैंने अपनी वालदैन से ज़िक्र किया तो उन्होंने बोला कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरे पास एक गाड़ी थी, वो बेचकर मैंने 12-13 लाख रुपए की, और मैं सबसे पहले मिडिल ईस्टर्न कंट्री में शिफ्ट हुआ। वहाँ पे थोड़ा बहुत काम किया। कुछ अर्सा काम करने के बाद मुझे वहीं पर एक खातून अच्छी लगी और हम दोनों कनाडा शिफ्ट हुए, वहाँ पर जाके शादी की और अब हमारे बच्चे हैं। बीच में कह रहा है मुझ पर ऐसा भी टाइम आया जब मैं एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री में शिफ्ट हुआ था नया, तो मेरे पास खाने को पैसे नहीं होते थे, बिजली के बिल के पैसे नहीं है, तो मैं अपनी वालदा या वालिद से फ़ोन पर बात करता था क्योंकि मैं मजबूर हो गया होता था। मुझे बाहर की दुनिया का इतना अंदाज़ा नहीं था, सिर्फ बचपन में पिटा ही था, तरबियत तो हुई नहीं थी। खौफ में साया ढूंढने के लिए अपने माँ से जब बात करता तो कहती थी अल्लाह तुम्हारी मदद करे,
इसके अलावा उनका कोई भी डायलॉग, कोई फ़िक्र का इजहार, मदद तो दूर की बात, फ़िक्र का इजहार भी नहीं करती थी। आसिम कहता है कि मेरा दुनिया के मुक़द्दस तरीन रिश्तों पर से एतमाद उठ गया था, लेकिन अब मेरे अपने बच्चे में अपनी बेगम को देखता हूँ, वो भी एक माँ है। हम अपने बच्चों को जिस कदर सहूलत अखलाकियात की दे सकते हैं, माली तौर पे शायद हम वैसी नहीं दे पाएँ। हम ऐसे एक मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पे हमारा ज़िंदगी लगता है कि कभी कभी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजर जाती है और अगली जनरेशन ही कुछ ले पाती है। तो माली तौर पे शायद हम इतना नहीं नवाज रहे, लेकिन हम तरबियत, मेरी इत्तेफाक से मुझे मेरा हम सफ़र भी इतना अच्छा मिला कि हम तरबियत बहुत अच्छी कर रहे हैं। हम अपने बच्चों से आर्ग्यूमेंट करते हैं, बच्चों के आर्ग्यूमेंट सुनते हैं और कभी कभी हम उनसे माजरत भी कर लेते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। मैं अपने बच्चों की ऐसी तरबियत कर रहा हूँ। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं बिल्कुल अपने माँ बाप के रास्ते पे चल पड़ता, अपनी बीवी को मारता, घर में शराब नोशी करता, बुरे कामों में लग जाता और शायद अपने माँ बाप के नेक्सस में जुड़ जाता कहीं। लेकिन मैंने ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ रास्ता अपनाया। तो इस कहानी को सुनाने का मतलब भी यही है कि हो सकता है आपको लोगों की संगत आपके ख़ानदान में या आपके दोस्तों यारों में, मोहल्लों में बुरी मिले, लेकिन ये गारंटी नहीं कर देता इस चीज़ को कि आपने ज़िंदगी भर इसी रंग में ढल के चलना है और आपने मज़ीद बुरा होना है। आप अच्छे होकर भी चल सकते हैं, थोड़ा सा जिहाद करना पड़ता है अपनी ज़ात में। दूसरी चीज़, हम देखते हैं कभी कभी बाहर से फैमिलीज़, कुछ एलीट, मैं ये नहीं कहता एलीट क्लास जो एक कहते हैं ना, कुछ जाहिल लोग के एलीट क्लास में सब गलत काम होते हैं। हर क्लास में गलत काम होते हैं, हर क्लास में दो ही क्लासेस हैं, अच्छे और बुरे। लेकिन कुछ फैमिलीज़ जो बाहर से बहुत आइडियल लग रही होती इस सूरत में कि अल्लाह ताला ने उनको नवाजा बहुत है, खुदा का वास्ता अल्लाह से दौलतमंद मांगो, सेहत और सुकून मांगो। अल्लाह ताला अगर वो देगा, दौलत आनी जानी चीज़ है। और कभी कभी दौलत इस तरीके से, इस ट्रांजिशन से भी आती है। वो कहाँ हसन स्क्वायर से चले थे, गुलशन के बाद फिर जो ट्रांजिशन आई एलीट क्लास में, उन्होंने ज़िंदगी उनकी बर्बाद कर दी, बचपन छीन लिया, पूरे ख़ानदान का सुकून छीन लिया। तो बज़ाहिर शान व शौकत चकाचौंध करने वाली जो होती है उससे आपने बिल्कुल मुतासर नहीं होना, बल्कि इस बात को समझना है कि जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जिस वक्त में दिया है, आप उतना ही संभाल सकते थे, उससे ज़्यादा की हवस ना करें और कुछ ऐसा ना मांग लें कि वो आपके हक़ में अच्छा ना हो और वो कबूलियत की घड़ी हो कि आपकी ज़िंदगी में उसकी वजह से आपके बच्चे मुतासर हो। मैं सोचता हूँ कि आज आसिम कहता है मेरे वालिद व वालिदा दोनों 60s में है, लेकिन आज भी उनके वही रंग ढंग है, वही इंटरनेशनल ट्रिप्स, वही ठग वाला काम, मेरा बाप रिटायर हो चुका है, वही काम उन लोगों के जारी हैं। लेकिन आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें, क्या आप ये ज़िंदगी जीना चाहेंगे? मैं ये नहीं कहता कि कस्मा पुरसी में ज़िंदगी गुजार दें, कोशिश करें, लेकिन क्या ज़िंदगी में एक बीच का रास्ता नहीं होता जहाँ आपकी फ़ैमिली, आपकी रूहानियत, आपकी अखलाकियात सब साथ चलें और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त करें, आप नवासे नवासियों, पोतों पोतियों की भी फ़िक्र कर सकें। यहाँ तो औलाद की ही छोड़ दी गई। ये कहानी सुनाने का यही मकसद था कि हम ज़िंदगी में अपने अच्छे बुरे का फ़ैसला ख़ुद करते हैं, कभी बुरे वक्त से घबराना नहीं है और अच्छे वक्त का जाम नहीं रखना। यही इस कहानी का मैसेज है। बहुत शुक्रिया। ये कहानी सुनने के बाद आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में रहनुमाई कीजिए कि आपने अगर ऐसी कोई कहानी आपके सामने से गुजरी है या आपने एक्सपीरियंस की है तो आपका क्या तासुर था या आपका इस कहानी सुनने के बाद क्या मैसेज है।